ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए इजरायल और हमास युद्ध की बदलती स्थिति, क्षेत्र में शांति की शुरुआत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अनिल कुमार त्रिगुणायत और पत्रकार मानस प्रतिम भुइयां। एम्बेसडर त्रिगुणायत जी, 7 अक्टूबर को इजरायली शहर पर हमास के अभूतपूर्व हमलों के बाद हमास और इजरायली फोर्सेस के बीच लगभग 7 सप्ताह की लड़ाई के बाद शुक्रवार को गाजा पट्टी में लड़ाई पर 4 दिन का एक युद्ध विराम शुरू हुआ। सभी संकेतों के अनुसार संघर्ष विराम कायम हो रहा है। संघर्ष विराम के तहत हमास द्वारा 24 बंधकों को एक प्रारंभिक समूह के पहले ही ग्रुप में रिहा कर दिया गया है। कतरी विदेश मंत्रालय के मुताबिक रिहा किए गए बंधकों में से 13 इजरायली है, 10 थाई नागरिक है और एक फिलिपीनी नागरिक है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए 14 बंधकों को शनिवार को रिहा किया जाएगा। संघर्ष विराम के परिणाम स्वरूप ईंधन, भोजन और चिकित्सा आपूर्ति ले जाने वाली बड़ी संख्या में ट्रक शुक्रवार को गाजा में दाखिल हुए। समग्र स्थिति पर आपका आकलन क्या है? देखिए, जैसा हम सब जानते हैं, पैलेस्टाइन का जो इशू है ये बहुत पुराना है। 75 साल से ज्यादा हो गए हैं। 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें 2 स्टेट सोल्यूशन था, उसको बताया गया। इजराइल ने उस वक्त उसको मान लिया और उसके बाद जबकि पैलेस्टाइन ने नहीं माना। उनके अपने सबके रीजंस होते हैं। उसके बाद लड़ाइयां हुई कई बार, लेकिन 2005 में जब इजराइल ने गाजा पट्टी को छोड़ा तो 2006 में जो इलेक्शन हुए थे वहां पर हमास आ गया। हमास की जो फिलॉसफी है वो ये है कि वो इजराइल की एग्जिस्टेंस को नकारता है और उसके खिलाफ पूरी तरह खत्म करने के लिए काम करता है। तो अब तक 4 बार लड़ाई हो चुकी है। हमने देखा 2021 में लास्ट जो हुई थी उसमें भी कई लोग मारे गए। इस बार जो है पहली बार एक अभूतपूर्व तरह से जो हमला किया हमास ने, उसमें इतने सारे 1400 के लगभग लोग जो हैं, जिसमें काफी सिविलियंस थे, वो मारे गए। काफी सारे जो सिविलियंस थे, दूसरे देशों के भी नागरिक थे, इजराइल ज्यूज थे, उनको बंधक बना लिया गया, जिसमें लगभग 240-45 लोग थे। अब उन्होंने ये कहा है कि लगभग 60 लोग जो हैं बंधकों में से वो इजरायली स्ट्राइक्स के चलते मारे गए हैं। तो कतार में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है हमास की, वो वहां रहती है। तो कतार ने अमेरिका, जिसका वो नॉन नेटो अलाई है, अमेरिका से कहा कि अगर आप चाहते हैं तो हम सबसे पहले इनके बंधकों की रिहाई की बात करेंगे। तो उसके बाद में उन्होंने एक जो सीआईए के डायरेक्टर हैं वहां से इंचार्ज विलियम बर्न्स और मोसाद के डायरेक्टर और ये सब मिलकर के इन्होंने इतने दिनों में अब जाकर के ये एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके द्वारा उनकी जो शर्त थी हमास की कि पहले सीज फायर करो तब हम हॉस्टेजेस को देंगे। नेतन्याहू का ये था कि पहले हॉस्टेजेस दो तब सीज फायर होगी। तो ये आखिरकार ये दोनों के बीच में ये सहमति हुई है कतार और इजिप्ट के साथ से, और इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने किया। तो कल से जैसे आप देख रहे हैं कि ये हुआ और उसके बाद आज ऑलरेडी जो है इतने 24 इजरायली अपने घर जा चुके हैं और 39 लगभग पैलेस्टीनियंस जो जेलों में थे, औरतें बच्चे, वो भी छोड़े जा चुके हैं। आशा यही है कि चूंकि देखिए आप कितने लोग मारे गए, इसमें 14,000 से ज्यादा सिविलियंस की डेथ हुई है जो पैलेस्टीनियंस की। उसके बाद में अगर आप वेस्ट बैंक में देखें वहां पे 250 लोग मारे गए हैं। तो इस तरह की जो एक सिचुएशन चल रही है ये अनसस्टेनेबल है और ये दुनिया को इसमें पूरी तरह से अपनी कोशिश करनी चाहिए कि ये जो छोटी टेम्परेरी ट्रूस हुई है इसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये खत्म तभी हो सकेगी, जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है, कि ये जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है, जब तक उसको हम पूरी तरह से नहीं देखेंगे, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक ये सिचुएशन नहीं सुधर सकती है। दूसरी चीज ये है कि अगर इसको सारे देशों ने कोशिश ना की होती तो ये हो सकता था कि ये वॉर बहुत रीजन में फैल जाता, और वो रीजन में फैल जाता तो उसका सबका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता। तो ये भी भारत की एक चिंता बनी हुई थी और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने काफी सारे नेताओं के साथ ही बात भी की कि इसको आगे ना बढ़ा जाए, क्योंकि हमारे ऊपर भी इसका डायरेक्ट असर पड़ता अगर ये इस तरह का कुछ दुर्घटना वहां पर होती है। और तीसरी चीज यह है कि चूंकि जैसे ही प्रधानमंत्री जी को पता लगा कि वहां पर अल अली हॉस्पिटल पे जब 500 लोगों की डेथ हुई, उसमें मारे गए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स नहीं हुई है कि किसने मारा। चाहे पैलेस्टीनियन कहते हैं इजरायली बॉम्ब है, इजराइल कहते हैं कि इस्लामिक जिहाद का बॉम्ब है, तो जो भी रहा हो, लेकिन लोगों की डेथ हुई उसमें सिविलियंस की। तो उन्होंने महमूद अब्बास से बात की, प्रेसिडेंट से, जो पैलेस्टाइन के हैं, और एकदम से हमने भारत में राहत पहुंचाई है इन सबको। उसके बाद से धीरे धीरे अब जो है हम ये सुन रहे हैं कि काफी कुछ राहत सामग्री
200 के लगभग ट्रक्स जो हैं जा चुके हैं। लेकिन आप ये जान लें कि जो गाजा पट्टी है, वहां पे जब नॉर्मल टाइम में भी जो फिर भी सीज रहती है वहां पे हमेशा, उसके बावजूद रेस्ट्रिक्टेड होने के बावजूद वहां पे मिनिमम 400 ट्रक की लगभग सामग्री की आवश्यकता होती है। लेकिन अभी इस बार हमने सुना है कि आज कल में ही खाली 200 के करीब ट्रक जा पाए हैं। एम्बेसडर ट्रिगैना जी, भारत दोनों पक्षों से हिंसा की स्थिति को रोकने और फिलिस्तीनी मुद्दे के दो राष्ट्र समाधान की दिशा में सीधी वार्ता को जल्द ही जल्द फिर से शुरू करने के लिए आह्वान करता रहा। क्या आपको लगता है कि प्रमुख शक्तियां जैसे अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये जो शक्तियां हैं, सबको अब गाजा में स्थायी शांति की दिशा में काम करने का समय आ गया है, जिसमें दो राष्ट्र समाधान के लिए बातचीत शुरू करना भी शामिल हो? बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। देखिए, दुनिया में आप ये कह सकते हैं कि बड़ी शक्तियां जो हैं, जब ये ऑस्लो अकॉर्ड्स हुए थे और उसके बाद में ये क्वार्टेट बनाना, जो जिसमें चार है, अमेरिका है, रशिया है, ईयू है और यूएन है, इन चारों ने मिलकर के इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किस तरह से टॉक्स को आगे बढ़ाते जाते। लेकिन बीच में सब टॉक्स ब्रेक डाउन हो गई, चाहे वो पैलेस्टीनियन लीडरशिप की वजह से हो या इजरायली लीडरशिप की वजह से हो। लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग हैं, उनको तो इससे हमेशा नुकसान ही रहा है, उनके साथ में ज्यादती हो रही है। और देखिए, इजराइल में भी कोई ऐसी सुरक्षा नहीं हो सकती है, जैसा अब इस बार दिख गया। इतने वॉर हो गया है, बड़े वॉर कंट्रीज के बीच में नहीं हुए हैं, लेकिन हमास और इजराइल के तो 4 वॉर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो उससे हर बार जो है एक सिक्योरिटी की स्थिति रहती है। दूसरी तरफ नॉर्दर्न साइड में हिजबुल्ला भी है, तो हिजबुल्ला का अगर वहां पर अटैक होता है तो उसकी अलग समस्या और रूपरेखा बन जाती है। तो इस चीज को अगर खत्म करना है, इस चीज को रोकना है, तो टू स्टेट सोल्यूशन बहुत आवश्यक है। और जैसा भारत का हमेशा से एक स्टैंड रहा है कि टू स्टेट सोल्यूशन होनी चाहिए, एक वायबल हो, प्रभुत्व हो उनका, वो अपने आप अपने देश को चला सकें। और इसके लिए इसराइल को भी अपनी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उनकी, हर चीज को एक सिक्योरिटी प्रिज्म से देखना, तो उसको भी बदलना पड़ेगा। और दोनों को एक दूसरे को पूरी तरह रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा सॉवरेनिटी। और उसके लिए अमेरिका का रोल एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका जो है इसराइल का इस वक्त सबसे बड़ा समर्थक है और सबसे ज्यादा प्रोटेक्टर भी है एक तरह से इंटरनेशनल डोमेन में। तो इसीलिए आप ये देखिए कि जरूरी है कि अमेरिका इसमें एक लीड ले, और उसमें भारत जैसे देश जिनको सब लोग ट्रस्ट करते हैं, वो एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। मैं आपको एक ब्रदर क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूं। मेरा प्रश्न है कि क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए ये जो वेस्ट एशिया में शांति होना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्षेत्र भारत सहित लगभग पूरी दुनिया को ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पश्चिमी जो एशिया है, ये भारत के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि आप देखते हैं कि लगभग 70-80% भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो इस रीजन के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी चीज ये है कि हमारे वहां पर 8-9 मिलियन लोग हैं, और वो 30-40 बिलियन डॉलर हर साल भारत को भेजते भी हैं। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि आजकल सारे जो, जैसे प्रधानमंत्री मोदी की गवर्नमेंट की मैं कहूंगा कि जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है, शायद वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पॉलिसी में मानी जा सकती है फॉरेन पॉलिसी के डोमेन से देखें तो हमारे रिश्ते, तो वो सारे मुल्क जो है भारत को एक बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, एक बड़ी ताकत, लार्ज डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें मिलाकर के भारत को देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा। दूसरी चीज है कि वहां पर ट्रांजिट में जितने भी आप देखें तो मैरीटाइम ट्रेड लेन्स है सबसे ज्यादा। सारा जो ट्रेड होता है सब वहीं से होता है। तो अगर लड़ाई होती है जो देशों के बीच में या और फैल जाती है ये सुरक्षा, तो ये सारी दुनिया के लिए एक बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी। और इसलिए आवश्यक है कि सब देश इस बात की, खासतौर से मेजर पावर्स जो हैं, रीजनल हो या बाहर की हो, वो ये कोशिश करें कि एक तो ये फैले नहीं, और दूसरा ये है कि इस जो पैलेस्टाइन का इशू है इसका समाधान दो स्टेट सॉल्यूशन के साथ साथ तुरंत से तुरंत होना चाहिए। हमने देखा भारत के पश्चिम एशिया के लगभग सभी देशों के साथ अच्छा संबंध रहा है। भारत का संबंध अमेरिका, ब्रिटेन जैसे जो बड़े शक्तियां हैं, जिसका काफी स्टेक से मिडिल ईस्ट में, उनके साथ अच्छा रिश्ते हैं। तो आपको लगता है क्या कि भारत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन समस्याओं को निपटने के लिए? देखिए, मेरा मानना तो यह है कि भारत को, क्योंकि आपने देख लिया कि जिस तरह हमने G20 को चेयर किया, जिसमें कितनी दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच सबसे बड़ी परेशानियां थी, उसके बावजूद हमारी जो अध्यक्षता थी बहुत सक्सेसफुली किया। बल्कि जो G20 का डिक्लेरेशन था उसमें सारी बड़ी बातें, सारे जितने मुद्दे थे, सब बातों को ठीक तरह रखा गया। तो इससे लगता तो है कि भारत की जो क्षमता है डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल, जो लीडरशिप की है हमारी भारत की, वो उसको दुनिया मानती है। और भारत का एक बिनाइन, एक गुड लीडर, विश्व मैत्री में विश्वास रखने वाला एक देश,
उसकी वजह से पैलेस्टीनियंस भी भारत पर ट्रस्ट करते हैं, हमारी पोजीशन की वजह से, और इजराइल भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इजराइल लीडरशिप भी भारत को ट्रस्ट करती है। लेकिन उनके अपने अपने मुद्दे हैं। हम क्या कर सकते हैं कि हम उनको एक तरह का एक इंटरलोक्यूटर बन सकते हैं, हम उनके लिए एक स्थान बता सकते हैं, उनकी बातचीत शुरू करवा सकते हैं। बाकी तो जो मेन मुद्दे हैं वो तो वो करेंगे ही, लेकिन जो गुड बैड जो भी कुछ, इसलिए भारत हमेशा डायरेक्ट निगोशिएशंस की बात करता है। तो भारत एक फैसिलिटेटर हो सकता है, और अगर दूसरे देश भी हैं ऐसे इस रीजन में जो भारत के साथ मिलकर के करेंगे, और मुझे लगता है कि दुनिया में अगर भारत आगे बढ़ेगा तो जैसे G20 में प्रधानमंत्री ने कहा, पूरी देखिए आप उनकी स्पीच का आधे से ज्यादा तो वेस्ट एशिया के बारे में थी, क्योंकि वो एक बड़ा क्राइसिस है। अभी जो वर्चुअल समिट हुई है, पुरानी सितंबर समिट के बाद 1 महीने के अंदर इतना बड़ा युद्ध शुरू हो गया, टेररिज्म अटैक हुए, उसके बाद में इजराइल की बहुत ज्यादा उसके ऊपर अटैक पैलेस्टीन पे हुए। तो ये जो सिचुएशन है, इसको किसी भी तरह से करने के लिए, और भारत जो है सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी है इस वक्त, मैं ये समझता हूँ सारे देशों में। आप देखें चीन है, उसने जिस तरह की पोजीशन लिया है या जो किया है, उसने अपना अरब इंटरेस्ट देखा सबसे ज्यादा। भारत विश्व शांति की तरफ देखता है, पीस डायलॉग डिप्लोमेसी की तरफ देखता है। तो वो इसलिए इजरायली भी भारत को वो करते हैं। जब अटैक हुए तो भारत ने उसको कंडेम किया और इसराइल के साथ सॉलिडारिटी दिखाई, लेकिन जब अल अली मॉस्क की बात हो या यूएनजीए में रेजोल्यूशन की बात हो जिसमें इजरायली सेटलमेंट्स की है, तो भारत ने एक ऑब्जेक्टिव व्यू लिया कि भाई अगर ये सेटलमेंट बढ़ते रहेंगे तो 2 स्टेट सोल्यूशन असंभव है, इसलिए हमारा ये पोजीशन है। तो मैं ये समझता हूं कि वो सब जानते हैं कि भारत का जो पोजीशन है वो विश्व शांति के लिए है, रीजनल शांति के लिए है, और मित्रता सबके साथ है हमारी। तो पैलेस्टाइन के साथ भी बहुत ज्यादा मित्रता है और इजराइल के साथ भी है। इसी तरह वेस्ट एशिया के सारे बड़े बड़े देशों के साथ में भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। जैसा आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बात की, और सुनने में आ रहा है कि फॉरेन मिनिस्टर्स का डेलीगेशन जो है अरब कंट्रीज का यहाँ आने वाला है, इस्लामिक कंट्रीज का भारत में। अभी वो चाइना गए, रूस गए, और P5 कंट्रीज में जाके कि किस तरह से इसको रोका जाए और कल क्या होगा, इसके बारे में ज्यादा चिंता की जाए मेरे ख्याल से। वजीर ट्रिगनर जी, ये 4 दिन का जो युद्ध विराम है, इनके समाप्ति के बाद पश्चिम एशिया की समग्र स्थिति को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए मानस जी, मैं तो ये कहता हूं कि जब तक अगर हम असली मुद्दे को नहीं देखेंगे तो ये सब टेम्परेरी ट्रूथ होती रहेगी। आज नहीं है, मान लीजिए इस बार रुक जाता है, फिर जैसे पिछले 4 बार रुक गया, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 14 दिन, इस तरह से हुए लड़ाइयां। अगर उस मुद्दे को हम नहीं, दुनिया जो है करती है, तो आप ये मान के चलिए कि ये फिर से दोबारा कुछ ना कुछ होगा। आज हमास कमजोर कर सकते हैं या उसको डेसिमेट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय करना तो मुश्किल होता है, तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। क्योंकि जब तक वो पैलेस्टाइन का मुद्दा नहीं सुलझेगा, तब तक आप ये समझ लीजिए कि ये कभी भी हो सकता है दोबारा से। और हर बार हम देख रहे हैं कि ये और ज्यादा स्ट्रांगली हुआ है। तो नुकसान तो इजराइल को भी बहुत ज्यादा है, उनको भी तो सिक्योरिटी की इशू है। आज अगर 1.7 मिलियन पैलेस्टीनियन डिस्प्लेस्ड हैं, तो आप सोचिए 5 लाख इजरायली भी डिस्प्लेस्ड हैं दूसरे बॉर्डर्स के साथ में। तो ये एक अनसस्टेनेबल सिचुएशन है, और ये इस तरह से हमेशा नहीं चल सकती। इसलिए जरूरी है कि इजराइल अपना नजरिया बदले और पैलेस्टीनियंस को अपना भी नजरिया बदलना पड़ेगा। तो जब तक वो नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये बात दोबारा तिबारा हर बार होती रहेगी। तो आपको लगता है कि जल्द से जल्द ये वार्ता शुरू करना चाहिए दोनों पक्ष को? जी हाँ, पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि ये सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि हालांकि नेतान्याहू ने कहा है कि वो तो लड़ाई लड़ते रहेंगे, और हमास ने भी नहीं कहा कि वो लड़ाई रोक रहे हैं। तो ये एक तो ये होगा, इसको एक्सटेंड करना चाहिए, सीज फायर को, किसी तरह इस वॉर को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए इस बार। और तुरंत उसके बाद में देखिए, इजराइल में तो इंटरनल प्रोसेस भी होंगी, इन्वेस्टिगेशंस होंगे कि कैसे ये सब हुआ, क्या हुआ, तो उसमें तो जो लीडरशिप बदले या जो हो, लेकिन हम दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये देखना है कि कैसे अब इसके बाद इन लोगों को साथ लाया जाए, बात की जाए, और एक ऐसा सोल्यूशन जो फेयर हो और दोनों साइड को मंजूर हो, वो करना चाहिए। और इसको जितना देर करेंगे उतना ही चांसेस ये है कि रिपीट फिर से हो सकता है। एम्बेसडर ट्रिगनर जी, हमास इजराइल संघर्ष से उत्पन्न स्थिति पर विस्तृत परिप्रेक्ष्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे इजराइल और हमास युद्ध की बदलती स्थिति, क्षेत्र में शांति की शुरुआत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अनिल कुमार त्रिगुणायत और पत्रकार मानस प्रतिम भुइयां। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।